नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं, इससे पहले जो क्लास हम लोगों ने किया था उसमें 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे और आज की क्लास में हम लोग थर्ड चैप्टर यानी कि ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण और साथ में फ्रिक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपको पता होना चाहिए ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है क्लास, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आते। मैं एक्सप्लेन करूंगा, इजी वे में समझ में आएगा। आपको पता होना चाहिए हर एक क्वेश्चंस जो है कई बार एग्जाम में आए हुए, 2 बार 3 बार 5 बार तक क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, इसलिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो हर जगह काम आ जाएगा। वैसे यहाँ थंबनेल में मैंने बीपीएससी लिख रखा है, खासकर अभी बीपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन किसी भी एग्जाम में आपको 100% काम आएगा। इसे प्लीज हल्के में लेने का गलती ना करिएगा। तो आइए सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप भूल ना जाए, क्योंकि इसके आगे आने वाला सेशन इससे भी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि हर एक चैप्टर हर एक क्वेश्चन बहुत मायने रखेगा आपके एग्जाम के लिए। जैसे ही पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, लिखा हुआ निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंड का, याद रखिएगा त्वरण समान होता है। त्वरण का मतलब होता है जब ऊपर से गिर रहा होता है तो नीचे की तरफ जी लगता है। जी समझ रहे हैं, ग्रेविटेशन लगता है पृथ्वी द्वारा, और वह फिक्स्ड है 9.8 है। ये पता होना चाहिए छोटा वाला जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी रफ्तार से हर सेकेंड स्क्वायर में इस तरीका से रफ्तार बढ़ता जाएगा। त्वरण हमेशा समान रहता है हर एक समय के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर से गिरता हुआ फ्री फॉलिंग बॉडी में ये क्या होता है, याद रखना, त्वरण समान होता है, क्योंकि फ्रिक्शन की बात किया 0, याद रहेगी, माइंड में रहेगा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कीजिए। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके बीच की दूरी के, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, आपसे पूछ रहा है उनके बीच की दूरी का क्या होता है। दिमाग लगा के बता सकते हैं तो बताइए। आपको एक छोटा सा बात पता होना चाहिए यहाँ पे, ये जो हो जाएगा आपका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दो कण है, देखिए आपने एक चीज पढ़ा होगा, फोर्स बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर नहीं जानते तो आप आज जान लीजिए, यहाँ कैपिटल आर का स्क्वायर लिखना अच्छा रहता है, ठीक है। ये चीज नहीं जानते तो आप जानिए, क्योंकि ये बहुत काम का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बीच दूरी का, देखिए ये रहा फोर्स बिटवीन m1 एंड m2, m1 m2 के बीच का ये फोर्स रहा, और ये देखिए नीचे में है ना r1। नीचे में होने का मतलब आप समझ रहे हैं, r को बढ़ाइएगा तो ये f घट जाएगा, मतलब दूरी बढ़ाएंगे फोर्स घट जाएगा, और दूरी कम करेंगे फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हुई बात है। F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये हर जगह जी मतलब कांस्टेंट होता है, पूरे दुनिया में कहीं चले जाइए, वर्ल्ड में चले जाइए, बाहर चले जाइए, अंतरिक्ष में चले जाइए, निर्वात में चले जाइए, किसी भी चीज में जी का मान हमेशा फिक्स रहता है। आगे क्वेश्चन है, मैं उसमें बता दूंगा कि जी का मान कितना होता है। वैसे जिनको पता हो कमेंट्स में अभी बता सकते हैं, आगे आने वाला क्वेश्चन में वैसे बताऊंगा। 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। मैं अभी नहीं बता सकता आपको जी का मान, बात समझ आए। मैं ये जानता जरूर हूँ कि जी का मान जो होता है वह आपका है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं कि कितना होता है, आपको अभी सस्पेंस में रखूंगा, ठीक है। तो आप हमको अगर जानते तो आप बताइए, ये समझ में आ गई कि क्या होता है उसके कण के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती। चलिए आगे आइए। इस प्रश्न में कह रहा है दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंड के बीच किस पर निर्भर नहीं करता, तो आपको पता होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंड के बीच में, अभी जैसा कि मैंने बताया, उसके माध्यम पर डिपेंड नहीं होता है। उसके बीच कौन सा माध्यम है, डजंट मैटर, उसके द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता ही है। अभी मैंने बताया भी फार्मूला, मैं फिर लिख दे रहा हूँ, F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो गुणनफल पर डिपेंड है, दूरी पर डिपेंड है, नियतांक पर डिपेंड है। ये नियतांक है, लेकिन माध्यम कहीं है क्या, यहाँ पे माध्यम की बात चर्चा ही नहीं है। दिस इज द आंसर, अंडरस्टैंड। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुत्वीय त्वरण की मान, गुरुत्वीय त्वरण की मान पृथ्वी के सभी जगह पर बराबर होता है, जी नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाता है। सभी स्थानों पर बराबर होगा, ये भी गलत बात है। चंद्रमा पर अधिक, क्योंकि उसका त्रिज्या कम है,
पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। ये सही आंसर हो जाएगा इसका। पृथ्वी पर आप है इसके अक्षांश के हिसाब से बदलता है। जैसे मैं एक पृथ्वी बना के दिखा रहा हूँ आपको, आपको पता है पृथ्वी ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए यहाँ से हल्का सा ऐसे कर्व है, नीचे से ऐसे कर्व है, ये पोर्शन नहीं है, ऊपर में थोड़ा सा दबा हुआ है नीचे की तरफ। तो आप एक जान लीजिए, इस पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है दोनों पोल पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, लेकिन नॉर्थ और साउथ में सबसे ज़्यादा साउथ पर है गुरुत्वाकर्षण, और ये बीच में है जो इस पर बहुत कम है विषुवत रेखा पे। और ये जो ऐसे ऐसे जाते हैं इसी को आप लोग बोलते हैं अक्षांश, ऐसे ऐसे जो लाइनिंग होता है इसको अक्षांश बोलते हैं, समझ रहे हैं बात। और ऐसे ऐसे लाइन होता है उसको देशांतर बोलते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल, ये लैटिट्यूडनल, ये सारी बात पति होनी चाहिए। तो इसका आंसर समझ गए, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है कहाँ आप है उस हिसाब से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा? तो जैसा कि मैंने बताया पोल पे होता है, तो पोल कहाँ पे, आर्कटिक एरिया है, यही तो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर हो रही है बातें? इस क्वेश्चन में यदि बात करेंगे तो यहाँ कहा जा रहा है यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या के दुगनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। अगर आप दुगना दूरी कर देंगे तो क्या घटना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। फार्मूला आप लगा के निकाल सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं। तो 6 का आंसर आप देंगे 2.45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई? यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो 2.45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका होगा। आइए ना इसको सॉल्व करके देख लेते कैसे आंसर आता है। एक फार्मूला आपको आई थिंक पता होगा, नहीं तो जान लीजिए। यहाँ पे छोटा वाला जी का मान निकालने का फार्मूला होता है कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो है एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे क्या कहा गया, त्रिज्या को दुगना करना है ना, और सारी चीज़ को वैसे ही रहने दीजिए। आप क्या कीजिए, त्रिज्या को नया कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जी एम सेम रहेगा, नीचे 2r का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जी एम ज्यों का त्यों रहेगा, नीचे हो जाएगा 4r स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, 4 को छोड़ दीजिए और जी एम बटा आर स्क्वायर का वैल्यू डाल दीजिए, तो 1/4, और इस जी का मान क्या होता है 9.8 होता है ना, 9.8 यहाँ डाल लीजिए। समझे बात क्या मैंने किया? जैसे यहाँ पे ये कंडीशन में जब आप देखेंगे तो जी एम बटा 4r स्क्वायर आ गया। अब जी एम बटा आर स्क्वायर का मान तो जानते हैं ना, यही तो होता है। बात समझ में आ रही है? बस जी का मान यहाँ पे डाल देंगे 9.8, इसको काटिएगा तो आ जाएगा, भाग दे के देख लीजिए, 4 दूनी 8 आ रहा है ना, पॉइंट 4 चौक 16 आ तो रहा है। क्लियर है? निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला याद रहेगा, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। यही जब एगो पृथ्वी है तब ये फार्मूला लगा है, एगो पृथ्वी नहीं रहता है तो यही तो हो जाता है। उस समय कैपिटल जी बराबर, उस समय एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर लगाते हैं आप, धीरे धीरे आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये मतलब फेवरेट क्वेश्चन होता है। यदि कोई ग्रह हो जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? अच्छा, उसका क्या कह रहा है, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधा हो जाए तो वहाँ पे क्या होने वाला है, समझे? तो 19.6 हो जाएगा। ये कैसे निकलेगा, तो देखिए जी बराबर आपने क्या देखा, जी एम बटा आर स्क्वायर। अब कह रहा है दोनों पृथ्वी से आधी करना है, तो यहाँ पे देखिएगा जी एम बाई 2 होगा तो 2 नीचे लिख देता हूँ, और आर बाई 2 होगा तो आर बाई असल में 4 हो जाएगा, तो ऊपर 4 करिएगा। अब समझे यहाँ पे कैसे हुआ, आर स्क्वायर यहाँ रह जाएगा और बटा में 4 आ जाएगा ना, यहाँ पे जब डालिएगा आर बाई 2 आधा करिएगा तो एम बाई 2 करे तो 2 तो नीचे आपने लिख लिया, लेकिन जब आर बाई 2 करिएगा तो आर बाई 4 असल में आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये 4 कहाँ ऊपर चला जाएगा, इसलिए नीचे नहीं लिख के ऊपर मैंने लिख दिया। और ये जो इतना वैल्यू है ये क्या है, यही तो है जी, तो यहाँ जी का मान डाल दीजिए, तो जी गुना इससे ये काट दीजिएगा तो डबल हो जाएगा ना, 9.8 का दुगना कर दीजिए 19.6 हो जाएगा। दोनों ऊपर नीचे वाला क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट में मैंने बता दिया आपको। यहाँ कहा जा रहा है कि विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है
विराम से मुक्त अवस्था में ऊपर से गिर रहा है, समझे। तो आइए दिखाता हूँ आगे। कंडीशन मुक्त रूप से गिर रहा है, आगे कह रहा है आपका इसका आंसर हो जाएगा गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती होता है। क्वेश्चन था आपका कि विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हाइट से जब कोई चीज़ गिरता है तो h बराबर होता है ut प्लस हाफ GT²। अब क्या हो रहा है, चूंकि विराम अवस्था से गिरना स्टार्ट हुआ है तो ये पोर्शन तो जीरो हो गया। अंडरस्टैंड, बात समझ में आ रही है। तो क्या चीज़ का पूछ रहा है, दूरी जो होता है गिरती हुई दूरी, ये एच किसका समानुपाती है, तो जी का समानुपाती हुआ। और एच किसका समानुपाती है, टाइम के वर्ग का समानुपाती हुआ ना। ये पोर्शन जीरो जब हो गया, ये जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ, क्योंकि कहा है कि विराम अवस्था से गिर रहा है, तो फॉर्मूला रियल में क्या निकल के आएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, हाफ GT²। बात समझ में आ रही है। तो ये जो एच हो गया ये किसका समानुपाती हो गया, जी का, और एच समानुपाती हो गया टी के वर्ग का। तो वही ना लिखा गया है कि गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। यहाँ है पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ से 1/6 हो जाता है। चंद्रमा का ये है, पृथ्वी का ये है, तो पहले किसका पूछ रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है चंद्रमा का, तो पृथ्वी वाला 6 है, चंद्रमा पर 1 है, तो डी आंसर हो जाएगा 6:1। पृथ्वी पर ज़्यादा है, चंद्रमा पर कम है, 6:1 आंसर सही रहेगा। समझ में आई बात है। किसी वस्तु का भार उसके जड़त्व को दर्शाता है। भार मतलब जानते हैं क्या होता है, mg को ही भार बोलते हैं। जब किसी का द्रव्यमान जितना भी है ना, उसमें आप सिर्फ गुना कर दिए 9.8 से, वही हो जाता है उसका भार। भार एक तरह का न्यूटन होता है। भार यही ना होता है, पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। पृथ्वी जितना बल उस पर लगा रहा है वही ना mg हुआ, उसका भार होता है। पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है किसी भी चीज का भार, याद रखिए, द्रव्यमान नहीं, भार। जब किसी वस्तु की विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाएगा। आपको मैं बनाया था थोड़ा देर पहले, पृथ्वी कहा था कि यहाँ पे सबसे कम होता है या यहाँ पे सबसे ज़्यादा और नीचे सबसे ज़्यादा। तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे आपका वजन बढ़ते जाएगा, यहाँ सबसे ज़्यादा, यहाँ सबसे ज़्यादा, इस बीच में सबसे कम। और पृथ्वी के अंदर भी जाइएगा तो कमते चला जाएगा, और पृथ्वी के सेंटर पर चले जाइएगा तो जीरो हो जाता है भार। यहाँ है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक, ये जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा था, F बराबर G m1m2/r²। तो ये जी का मान पूछ रहा है, तो जी का मान जब निकालिएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो 12 का आंसर क्या दीजिएगा, डी। आप निकाल भी सकते हैं, निकाल के दिखाऊं क्या। एफ बराबर होता है G m1m2/r²। इसको क्रॉस गुना करिए तो क्या हो जाएगा, F r² बटा में m1m2 बराबर क्या आ जाएगा, जी। अब आप देखिए, ये फोर्स को क्या चीज़ में नापते हैं, न्यूटन में, तो न्यूटन लिखिए। आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, रेडियस है एक तरह का, रेडियस मीटर में नापेंगे, मीटर स्क्वायर हो गया, और पर लिख देंगे, बटा के नीचे पर, और 2 गो मास है तो केजी क्या हो जाएगा, 2 kg, केजी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अब प्रूफ कर दिया ना इस क्वेश्चन का मैंने, और ये तो याद करना पड़ेगा, ये तो कोई प्रूफ नहीं कर सकता। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये सी सही होगा। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी पर रखी वस्तु का द्रव्यमान m
एक काम कीजिए, एक को कैपिटल कर दीजिए, बात समझे, इसको कैपिटल M कर दीजिए। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी पर रखी वस्तु का द्रव्यमान m, इसके बीच की दूरी r तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक g हो तो इसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अभी कुछ देर पहले ही बताया ना मैंने, कुछ देर पहले ही बताया, नहीं सॉरी ये नहीं बताया था, वो तो मैं g का मान बताया था, ये बताया था जी m/r², ऐसा करके बताया था। बताइए जरा तो आंसर क्या हो जाएगा 14 का। ये हो जाएगा F(g(m)/r², क्योंकि आपको यहाँ कह रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, कैपिटल M यहाँ मानिएगा, यहाँ मैंने बता दिया था कैपिटल M, और रखी वस्तु का द्रव्यमान m है, तो उस समय पृथ्वी और वस्तु के बीच में यही हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं ना, F बराबर क्या होता है, g(m1m2/r²), तो उसके बीच की दूरी है r², तो नीचे r², तो ठीक है, एगो वस्तु पृथ्वी हो गया, एगो जो वस्तु है वो एगो पृथ्वी हो गया, और जी और एक तो ज्यों का त्यों रहेगा, तो ये तो बना ही सकते थे ये। करा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना हो जाता है, तो 1/6 गुना हो जाता है। समझ में आ रही है बातें, इतना तो जानते होंगे आप आराम से। आगे बढ़े क्या, ये क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होगा। वस्तु का भार तभी मैंने बताया, उसके ध्रुवों पर अधिक होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर, क्योंकि पृथ्वी चिपटा हुआ है ना ध्रुव पर, इसीलिए थोड़ा सा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, केंद्र पर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण से 0 हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र ये है, और यहाँ पे 0 होता है केंद्र पर। सबसे ज़्यादा होता है आपको यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, इन दोनों पोल पर, और यहाँ बीच में विषुवत रेखा पर, इस पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, केंद्र पर फिर से 0 कर दीजिए। अच्छा ये तो बता ही दिया था। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी की त्रिज्या r तथा गुरुत्वीय त्वरण g हो तो वस्तु का भार w बराबर क्या होगा। mg होता है, w और mg होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर वस्तु का द्रव्यमान जितना है ना, उसमें बस g से आप गुना करिए। पृथ्वी के त्रिज्या ऊर्जा से कोई मतलब यहाँ होता नहीं है, सिर्फ g से आपको गुना करना रहता है, द्रव्यमान जितना हो उतना। एक बात बताइए मेरे को, 10 kg का कोई वस्तु है, तो ये उसका द्रव्यमान है या उसका भार है, कमेंट्स में मुझे बताइए ज़रा। ये उसका द्रव्यमान है जनाब, क्या है, द्रव्यमान। इसमें आप 9.8 से गुना करिए, ये हो जाएगा उसका भार, और भार न्यूटन में निकलेगा, ये उसका भार हो जाएगा, याद रखिएगा। हम लोग किसी चीज़ को बोलते हैं बहुत भारी है जी, असल में इसलिए हम लोग फ्लो फ्लो में बोल देते हैं। 10 kg का चीज़ भारी लगता है क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के एवज में लग रहा होता है, समझे। और आपको ये बात जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि किसी भी जगह पर अगर हम लोग चले जाएं, द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलते रहता है। आप लोग को एक और बात बता दूं, इससे पहले भी मैंने वीडियो एक अपलोड कर चुका हूं फिजिक्स का, 2 चैप्टर, उसमें भी मैंने पढ़ाया है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उसे भी जाकर जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। साथ में एक और मैं बात बता दूं, एक गजब का मैंने डाला है वीडियो बनाकर, प्रकाश, समझे, प्रकाश चैप्टर मैंने पढ़ा कर डाला है। शायद आज तक आपने न साउंड न तरंग इस तरीका का कभी पढ़ा होगा, ना आपने लाइट के बारे में जानते होंगे। मैंने पूरा फैक्ट्स के साथ पढ़ाया है। उसके थंबनेल पर जब आप देखेंगे, आप प्लेलिस्ट खोल खोल के देख लीजिएगा, ऊपर के 2-3 प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ऐसे लिखा होगा बड़ा सा प्रकाश थंबनेल पे। गजब का कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, आज तक आप ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे। सारी बात आपको क्रिस्टल क्लियर मैं याद करा दिया हूँ उसमें। तो ये तो समझ गए कि किसी भी चीज़ का भार अगर निकालना हो तो W बराबर क्या होता है, mg होता है। m क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान
यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी की त्रिज्या r तथा गुरुत्वीय त्वरण g हो तो वस्तु का भार w होगा। ये तो हमेशा यही होगा, w बराबर mg होगा। यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है 19 नंबर में आपको, ये जो लिखा गया मिस्टेक से प्रिंट है, यहाँ लिखाएगा g और नीचे लिखाएगा छोटा सा p। ठीक है, यदि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान Gp तथा विषुवत पर गुरुत्वीय त्वरण का मान Ge हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जवाब आप दे पाइएगा, मुझे देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय से कई बार मैंने यह कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा कि ध्रुवों पर जी का मान ज़्यादा होता है। बात समझ में आ रही है? ध्रुवों पर ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि बार बार बताना टीचर का काम होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ ज़्यादा होता है, और ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ कम होता है, ये विषुवत रेखा है। गुरुत्वाकर्षण के नियतांक जी का मान सभी ग्रह पर समान रहता है, एकदम सही बात है। भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, जी नहीं, ये गलत बात है। पृथ्वी पर सबसे अधिक होता है, सूर्य पर सबसे कम होता है, ये सब गलत है। पहला ही सही है, सभी जगह पे समान होता है, सभी जगह पे समान होता है। 21 है आपका कि दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती, यहाँ से देखिए ना, F बराबर G m1m2 बाई r स्क्वायर। अब पकड़िए, चलिए अब पकड़िए, उसके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती, दूरी तो नीचे में है तो ये गलत हो गया, ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। उसके बीच की दूरी के वेग के अनुक्रमानु, वेग का यहाँ नाम ही नहीं होता है, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। जी हाँ, द्रव्यमान के गुणनफल के ऊपर में है ना, ये भी ऊपर में है, ये सही हो जाएगा। ऊपर में ये भी है, F ऊपर में है, इसीलिए तो आंसर क्या दीजिएगा? उसके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती को ही समानुपाती के नाम से भी जानते हैं। आगे है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहा है। पृथ्वी पृष्ठ से ऊंचाई के साथ बढ़ेगा नहीं, त्वरण पृथ्वी के सतह, ये रहा पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वैसे वैसे घटता जाएगा, तो ये गलत हो गया। पृथ्वी पृष्ठ से ऊंचाई के साथ घटेगा, ये सही है। पृथ्वी पृष्ठ से ऊपर जाइएगा घटने लगेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलेगा, ये भी सही है। पृथ्वी पृष्ठ से ऊंचाई के साथ तो घटेगा, तो सही बात है, गुरुत्वीय त्वरण। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलेगा, ये भी सही है। अभी मैंने बताया है कि ये रहा विषुवत रेखा, ऊपर जाइएगा तो भी बढ़ते बढ़ते यहाँ सबसे ज़्यादा हो जाएगा, नीचे भी बढ़ते 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 सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये दोनों सही है इसका। ठीक है, पृथ्वी पृष्ठ से ऊंचाई के साथ घटता जाता है, जी का मान सही है। पृथ्वी पृष्ठ से ऊंचाई के साथ बढ़ेगा नहीं, पृथ्वी पृष्ठ से ऊंचाई के साथ जाने पर क्या होगा? घटता जाएगा, ये सही है, दोनों सही है, बी और सी। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई का मान बढ़ने से बढ़ता है नहीं, गलत हो जाता है, गलत हो जाता है। ऊंचाई का मान कम होने से कम होता है, हाँ ये सही। ऊंचाई का मान कम होने से नहीं, कमता नहीं है, बढ़ जाता है, ये भी गलत है। ऊंचाई जैसे जैसे कमेगा बढ़ता जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है, हाँ ये सही है, अक्षांश के हिसाब से बदलेगा। पृथ्वी पर एक आदमी का भार 65 kg है, इसका भार चक्कर काटने वाले कृत्रिम उपग्रह में होगा। एक चीज समझिएगा जरा, पृथ्वी के सतह पर, यहाँ देखिए मैं पृथ्वी बनाता हूँ, अगर ये वस्तु पृथ्वी के सतह पर है तो सबसे ज़्यादा इसका वजन होगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, अगर जहाँ अभी मैं बना रखा हूँ और यहाँ पे इसी वस्तु को यहाँ बना दूँ तो यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से ज़्यादा वजन यहाँ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बना दूँ तो आपको पता होगा ऊपर से भी ज़्यादा नीचे होता है,
लेकिन ये जो ग्रह होता है, इस जैसे पृथ्वी के चारों तरफ ऊंचाई पर, कुछ ऊंचाई पर जाके चक्कर काट रहा है ये ग्रह। ये जो मैं बनाया हुआ रिंग चारों तरफ बनाया हुआ ये रिंग है, ठीक है। इसी रिंग पर चक्कर काट रहा है, ये रहा उपग्रह आपका। अब इसके में कोई भी वस्तु का भार होगा ना, वो शून्य हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ से जो जी लगाता है ना पृथ्वी इसके ऊपर, वो जी का मान इसको गोल गोल चक्कर कटाने में भी खर्च हो जाता है, इसको गोल गोल नचाने में ही जी का मान खर्च हो जाता है। तो फिर इसके अंदर कोई ग्रेविटेशन लग ही नहीं पाता है, तो भारहीनता महसूस होता है। तो जो 0 डिग्री हो जाता है, तो इसका आंसर क्या दीजिएगा? डिग्री नहीं, सॉरी, 0 हो जाता है, डिग्री नहीं लगेगा, सिर्फ 0 लिखाएगा कि उसका वजन भार क्या हो जाएगा? 0। द्रव्यमान नहीं ना पूछा है, ये चीज़ देखते रहिएगा, यहाँ पे भार पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ लिख देता द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो फिर 65 kg आपका ए आंसर जाता। ये सब शब्द पे ध्यान रखना, सारा खेला शब्द का है जनाब। पृथ्वी अपनी गति को कितने गुने बढ़ा दे कि पृथ्वी के पृष्ठ पर वाली वस्तु पृथ्वी का संपर्क छोड़ दे? तो 17 गुना। पृथ्वी जो है ना, अपना अगर रफ्तार जो है 17 गुना कर देगी, तो जो वस्तु यहाँ से वो निकल लेगी। पढ़िए। लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है। समान वेग से जा रहा है तो उसके वजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर तेजी से जाएगा ऊपर की तरफ तो अलग हो जाएगा, जब तेजी से नीचे आएगा तो अलग हो जाएगा। अगर तो ये सब अलग कंडीशन है, हम आगे डिस्कस करेंगे इस पर। फिलहाल 26 का क्या डालिएगा? अपरिवर्तित रहेगा। नीचे पढ़ लीजिए क्वेश्चन। लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप त्वरण से ऊपर जा रहा है, आदमी का वजन। सेम क्वेश्चन है। आदमी का वजन क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। ग्रह चलती है, तो याद रखिए ग्रह जो चलती है वो गुरुत्वाकर्षण बल से ग्रह चलती है, समझे? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है, इसलिए सारे ग्रह चक्कर काटते हैं। और उपग्रह पूछेगा तो वो पृथ्वी का है, तो पृथ्वी का मतलब ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से काटता है। यहाँ पूछ रहा है उपग्रह चलता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये आंसर हो जाए। अगर यहाँ लिख देता ग्रहों के आकर्षण के कारण, तो वो भी सही हो जाता। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि बढ़ जाएगी। 1 मिनट रुक जाइए। घट जाएगी, घट जाएगी। कैसे होगा इसको समझा देते हैं, समझिएगा जरा। कैसे में जाना कि घट जाएगा? देखिए होता क्या है ना, कि वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर अपवर्तन का काम होता है। क्या होता है? अपवर्तन की क्रिया होती है। अब आपके मन में चल रहा होगा ये अपवर्तन क्या है सर, तो मैं समझाता हूँ। अपवर्तन क्या होता है, ये रहा पृथ्वी, सूर्य ना नीचे ही है, जानते हैं? सूर्य अभी नीचे है, फिर भी आप यहाँ पे है ना, तो आपको सूर्य 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले ही आपको यहाँ दिखेगा। अपवर्तन क्या है? प्रकाश ऐसे आपके पास पहुंच जाएगा, इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन चला जाएगा आपके पास, तो आपको यहाँ दिखेगा कि आप सूर्य उदय हो गया। उदय नहीं हुआ है, 2 घंटा नीचे ही है अभी, सॉरी 2 मिनट। उसी तरह यहाँ पे नीचे चला गया है, यहाँ से नीचे चला गया लेकिन आपको ऊपर ही दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है लेकिन जा चुका है नीचे। तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी? ये 2 मिनट इधर, 2 मिनट इधर, 4 मिनट घट जाएगी। तो इसका आंसर इसीलिए हो जाएगा, वायुमंडल नहीं पर दिन की अवधि घट जाएगी। यहाँ है आपका कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन, दिमाग लगाइए जरा, घूर्णन के आधार पर भी हम लोग का बहुत कुछ डिपेंड है, बढ़ेगा। घूर्णन बंद कर दे तो हमारा वजन बढ़ जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए तो उस पर द्रव्यमान नहीं बदले तो दिन होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान आपने नहीं बदला है तो 6 घंटे का हो जाएगा। बात समझ में आया? पृथ्वी के पृथ्वी के त्रिज्या आधी हो जाए तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है, तो जानते हैं दिन का जो अवधि होता है वो 6 घंटा का मात्र रह जाएगा। याद करने वाला है प्रश्न, याद रखने वाला है।
लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? देखिए वजन कम आपको फील होगा, कब कम होगा ना फील, ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ ज़रा, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। भार बराबर होता है एम ब्रैकेट में जी प्लस माइनस ए। अगर ऊपर त्वरण से जा रहा है, मान के चलिए ए त्वरण से ऊपर तेजी से जा रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर तेजी से जा रहा है ए त्वरण से, तो आपका वजन बढ़ा हुआ दिखेगा। और नीचे की तरफ आ रहा है ए त्वरण से, तो आपका वजन घटा हुआ फील होगा। 33 का आप आंसर जब लगाने जाएंगे, ए हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था, कम कम कब रहेगा। तो जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रहा हो, तेजी से नीचे जा रहा हो, लिफ्ट नीचे जा रहा है, यानी कि आप माइनस ए करेंगे, तो जी में से आप ए को कम कर देंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, छोटा है लेकिन बहुत काम का है। जब भी याद रखिएगा, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रहा हो, तो उस समय क्या होता है, जी में से जो आपका एक्सेलरेशन, जिस रेशियो से आप जा रहे हैं, जिस एक्सेलरेशन के रफ्तार से, वो घट जाता है। तो एम जी होता है किसी चीज़ का भार, तो आपका चूंकि जी कम कर दिया आपने, तो भार में भी कमी आ जाएगी। याद रखिएगा इस बात को। ऊपर जा रहे हो जब आप एक्सेलरेशन ए से, तो जुड़ जाएगा, तो भार आपका ज़्यादा फील होगा जब एक एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे। तो इसका आंसर आपने टिक कर लिया होगा। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? जान लीजिए, ये थे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जो थे, न्यूटन से भी पहले बता दिए थे, इंडियन ये थे। आगे है कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम हो जाता है जब उसे पृथ्वी के केंद्र पर ले जाया जाता है। केंद्र पर जाते ही भार न्यूनतम हो जाता है, और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा रहता है और विषुवत रेखा पर कम रहता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे जो है, यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है। सीधा याद रखिए, पलायन वेग वहाँ पे कम होने की वजह से कोई भी वस्तु वहाँ टिक ही नहीं पाता है। बात समझ में आ रहा है? इसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। और ये जो है ना, वर्ग मध्य मूल, जिसको आर एम एस करके बोलते हैं, ठीक है। तो याद बस इतना रखिए, प्लान वगैरह एस्केप वेलोसिटी वहाँ पे है। जो भी वायुमंडल में आता है, वायु सारे उड़ जाते हैं, जो भी गैसेज है सब उड़ जाते हैं, तो वायुमंडल बन ही नहीं पा रहा इसी वजह से। तो प्लान वेग मूल वेग से कम होने के कारण। इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है, गड़बड़ वाला पूछ रहा है। कह रहा है किसी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, तो भार की बात किया है, तो भार तो बदलता है, तो ये तो सही हो गया। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है, तो द्रव्यमान की बात है, तो हर जगह समान होता है, ये भी सही है। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलन होने पर होता है। जी हाँ, जितना एम जी नीचे लग रहा है, उतना ही अगर आर के रूप में ऊपर आप लगा देते तो भारहीनता का फील होता है। तो ये सारी बात सही हो गई, तो गलती तो डी को होना पड़ेगा। देखते हैं डी पर के। यहाँ कहा जा रहा है पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। ऐसा होता है क्या? भार समान होगा क्या हर जगह? कहाँ गया भार? भार हमेशा बदलता है, द्रव्यमान समान हो सकता है, भार लेकिन नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, पढ़िए। कह रहा है कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव। आगे है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। जी हाँ, 38 का जो है ना, हम लोग बी देंगे आंसर, तब परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कक्षा में जब मूव करते रहता है, तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। समझिए, ये क्या हो रहा है कि यहाँ मान ले पृथ्वी है, इस पर दम लगा के खींच रहा है,
और ये जितना इधर मूव कर रहा होता है ना जिस त्वरण से, वो जी संतुलित हो जाता है। इसी वजह से भारहीनता सूचित होता है। जितना ये लगा रहा है अंदर की तरफ अभिकेंद्रक बल, उतना ही त्वरण से ये मूव करता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण जितना इधर लगता है ना उतना ही त्वरण से मूव करता है। इसीलिए तो इसका आंसर बी, याद रखिए कि बी आंसर होगा। यहाँ पे है आपका, एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल नहीं, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल के अभाव से होता है जो प्राप्त होता है। एक चीज समझिए, पहले भू उपग्रह क्या होता है समझिए। इसको जियो स्टेशनरी बोलते हैं। जैसे क्या होता है ना, जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ पे ये विषुवत रेखा है, इसके सामने ही ग्रह को डाला जाता है। और यह जैसे जैसे पृथ्वी घूमता है ना, 24 घंटा में पृथ्वी घूमता है, भी 24 घंटा में घूमता है। जिस जगह पे है ना उसी डायरेक्शन जगह पे घूमते रहता है, ऐसे 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 ऐसे। इसका ना इस यहाँ पृथ्वी पर का केंद्र और इसका केंद्र दोनों मैचिंग होता है। पृथ्वी यहाँ मूव, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया ना तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, ये मैच करता रहेगा। ये पॉइंट यहाँ गया तो ये यहाँ आ जाएगा। जियो स्टेशनरी इसी को बोलते हैं। बात समझे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से होता है। फिर से सुनिए, एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति क्यों करता है? तो पृथ्वी क्या करता है, उपग्रह पर लगाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसी वजह से मूव करते रहता है। और यह अभिकेंद्रक के अभाव से होता है। अभिकेंद्रक बल वहाँ नहीं लग पाता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण ये काम हो रहा होता है। आगे कह रहा है, भारहीनता होती है निर्वात की स्थिति में। गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा ना तो भारहीनता होता है। गुरुत्वाकर्षण शून्य हुआ कि भारहीनता हो जाता है। जैसे पृथ्वी के सेंटर पर यह है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार उसके भार क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 kg का है, बताइए ज़रा। मैं 10 नहीं 16 kg का यहाँ है। वहाँ पे जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। तो वहाँ कितना का हो जाएगा? अब जितना भी हो 8/3 हो जाएगा। वहाँ वजन कम जाएगा ना, 1/6 हो जाता है। तो भार क्या होता है उसका? घट जाता है। याद रहेगा ये बात? बना बना के भी देख सकते हैं, सोच के देख सकते हैं, किसी तरह गलती नहीं होगा। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ऐसा होता है क्या? भार द्रव्यमान समान होता है, भार नहीं, भार बदलते रहता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ये सही है। विषुवत रेखा पर अधिक नहीं होता है, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। पृथ्वी का पलायन वेग तो अभी बताया था 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है आपका। यहाँ कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के जो न्यूटन साहब ने दिया था, सबसे अच्छा नियम बनाने वाले यही थे गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। ज्वाला में कोई चेंजिंग नहीं आता। जैसा उसका मोमबत्ती जल रहा है, मान के चलिए दिस इज द मोमबत्ती, ये जो मैंने ज्वाला बनाया, ये ज्वाला भारहीनता हो कुछ भी हो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वही रहेगा। यहाँ एक प्रश्न है आपके सामने कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये तो जी का मान दे दिया है, के समान त्वरण के साथ गिराया जाता है। मतलब जी का मान दे दिया, 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो हम वेग पूछ रहा है। आइए निकालते हैं। हम एक चीज़ जानते हैं, छोटा सा फार्मूला से बना सकते हैं हम लोग ये। v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, इसी से बना लेंगे क्योंकि समय दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है और गिराया जा रहा है, तो इसी फार्मूला को लगाना पड़ेगा यहाँ पे। असल में इसको जी टी बोल देंगे यहाँ, क्योंकि ऊपर से गिराया जा रहा है। तो जब गिराया जाएगा उस समय तो जीरो रहा होगा v का मान, तो ये तो जीरो हो गया। तो क्या बचा? जी का मान 9.8 हो गया और समय है 3, तो 3 लिख देंगे। तो 8 3 24, 4
29 27 28 29, तो 29.4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 46 का क्या जवाब दे देंगे हम लोग? सी। कैसे आए वो भी समझ गए होंगे। V बराबर U प्लस AT को GT बोल देंगे, ऊपर से गिर रहा है ना इसीलिए। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, 100 kg का है। गुरुत्वजनित GE 10 मीटर प्रति सेकेंड है, मतलब इस बार 9.8 नहीं लेके 10 दे दिया, कोई बात नहीं है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो होता है GE/6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो निकाल लेते हैं जरा। क्या पूछ दिया? द्रव्यमान, तो वहां भी 100 ही होगा। द्रव्यमान तो हर जगह सेम ही रहता है। इसको देखिए, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। जैसे पृथ्वी घूमता है ना, उसी तरह तो पृथ्वी कैसे घूमता है? पश्चिम से पूर्व। याद रखिए, इसका ट्रिक बताता हूँ। पूर्व में सूरज निकलता है ना, तो याद रखिएगा आपको सिर्फ उल्टा मारना है। अगर पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमेगा तभी आपको सूर्य पूर्व में निकलता हुआ दिखेगा। तो इससे माइंड सेट करके रखिएगा, गड़बड़ नहीं होगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिणाम होगा? गुरुत्वाकर्षण बल पूरा खत्म कर दिए आपने, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यही ना होगा, भार तो शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप एक फार्मूला जानते हैं कि mg होता है। अब अगर जैसे ही g को आपने जीरो किया तो ये पूरा जीरो हो गया, यही तो भार है mg। जी जीरो किए कि पूरा जीरो हो गया, लेकिन किसी का m तो नहीं चेंज होगा ना, वो तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ क्वेश्चन है कि टेनिस के गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलता है, वहां पे गुरुत्वाकर्षण कम जाता है ना। पृथ्वी पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने के कारण क्या होता है? वहां त्वरण कम जाता है, इसीलिए ऐसा रीजन होता है। आगे कहा जा रहा है कि किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ये तो हर कोई जानता है, जियो स्टेशनरी जो डाला जाता है वो 36,000 35,000, जब भी रहे ऑप्शन वही मारिएगा, 36-35,000 के करीब ऊंचाई पर डाला जाता है, किलोमीटर। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होगा, तो यानी कि वो एक त्वरण के साथ नीचे आ रहा है। त्वरण के साथ नीचे आएगा ना, उस समय कमेगा, क्योंकि त्वरण के साथ नीचे आ जाता है m ब्रैकेट में g माइनस a हो जाता है। ठीक है, जब ऊपर जाता है तखनी प्लस हो जाता है। त्वरण तो क्या हो जाएगा? 53 का आंसर आप क्या दे देंगे? त्वरण के साथ नीचे आ रहा है, इसीलिए वजन कम महसूस हो रहा है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी पर चली जाएगी। कहाँ पे है ऐसे समझिए, पृथ्वी के परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। एकदम सही बात है। जिस वहां पे तो गुरुत्वाकर्षण काम कर ही नहीं रहा, बस वो जहां है वहीं पे घूमता रहेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब ऊपर जा रहा हो त्वरण के साथ, जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रहा हो और नीचे आ रहा हो तो भार कम महसूस होता है। ये सब चीज़ प्लीज़ अब गलती ना करिएगा, मैं बहुत बार बेहतरीन तरीका से समझाया हूँ। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान तो वही रहेगा लेकिन भार बढ़ जाएगा। बी नंबर हो जाएगा, उसका भार बदलेगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11 पॉइंट इतना किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वो पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि बाहर चला जाएगा। प्लायन वेग है ये। कह रहा है भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल होता है जितना पृथ्वी का होता है उतना ही 24 घंटा ही होता है। यहाँ कि पृथ्वी तल को किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किया जाने पर कोई दोबारा नहीं आता है, गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड मारिएगा। तो एक चैप्टर यहाँ पे आपका अच्छे से दोस्त
कंप्लीट हो गया। 59 क्वेश्चन हमने किया, तो शायद अच्छा क्वेश्चन हुआ, अच्छा खासा क्वेश्चन मानेंगे ना। 59 क्वेश्चन कम तो होता नहीं है एक चैप्टर के अंदर। अब हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं इसका नाम है फ्रिक्शन। कोशिश करेंगे कि सारी बात मैं इसमें भी आपको अच्छे से समझा सकूँ। अगर पसंद है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ समझा दूँ, लोटनी गति, स्थैतिक गति, सर्पी गति को समझना पड़ेगा आपको। पहले गति क्या है, देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ जानिएगा कि एक जो गति होता है उसको बोलते हैं स्थैतिक गति, स्टैटिक। मैं नंबरिंग डाल के ही इसी में बता देता हूँ, लिखना मुझे नहीं पड़ेगा। एक नंबर में होता है यह स्थैतिक गति। दूसरा बात करिएगा तो उसको सीमांत गति हम लोग बोलते हैं। इसमें तो दिया नहीं गया, मैं इसलिए लिख देता हूँ यहाँ सीमांत गति। ठीक है, एक नंबर में स्थैतिक, 2 में सीमांत गति रखेंगे, 3 में गतिज होता है। गतिज डायनेमिक घर्षण बोलते हैं, जैसे स्थैतिक घर्षण। ठीक है, सीमांत घर्षण 2 नंबर में, 2 नंबर में सीमांत घर्षण है। मैं 2 कहाँ लिखूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ। 2 में सीमांत घर्षण है, 3 में है गतिज घर्षण या काइनेटिक घर्षण बोलते हैं। उसी में क्या होता है, 2 हो जाता है, एक लोटनिक एक सर्पी हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका जब सीक्वेंस बनाइएगा ना आप, सीक्वेंस, तो सबसे ज़्यादा जो मतलब सीमांत में होता है सबसे ज़्यादा पावर। नंबरिंग में डाल के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। 1 नंबर में सबसे ज़्यादा एनर्जी सीमांत के पास होता है। उसके बाद 2 नंबर में स्थैतिक के पास एनर्जी होता है, मतलब पावर। उसके बाद अगर कहा जाए तो सर्पी होता है 3 में, और चौथा में होता है लोटनिक। सबसे जो कम घर्षण होता है लोटनिक में होता है, सबसे ज़्यादा घर्षण सीमांत में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या चीज़ में होता है, स्थैतिक में, और सर्पी, उसके बाद लोटनिक। सभी का मैं पिक्चर से समझाता हूँ। मान के चलिए एक ब्लॉक रखा हुआ है, आप इस पे इधर बल लगा रहे हैं, तो आपको लाजमी है पीछे की तरफ घर्षण बल लगेगा यहाँ पे, और इसी को बोलते हैं हम लोग स्थैतिक घर्षण। यानी स्थैतिक, सीमांत भी स्थैतिक है और ये भी स्थैतिक के अंतर्गत ही आता है, लेकिन बदला हुआ है थोड़ा सा रूप। बात समझ में आ रही है? जो सीमांत है ये में पावर ज़्यादा होता है। देखिए ये अभी मूव नहीं कर रहा, आप आगे की तरफ बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, पीछे घर्षण बल लग रहा है। ठीक है, और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो ये स्थैतिक घर्षण में इसीलिए। लेकिन आपने बल इतना फिर लगाया और लगाया और लगा, और एक ऐसा समय आएगा बल इतना आप लगा चुके होंगे कि अब वो मूव कर जाएगा। जस्ट आप थोड़ा और लगाएंगे मूव कर जाएगा, तो उसको सीमांत बोलते हैं। हाईली इसमें आप बल लगा चुके हैं, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा सीमांत में होता है घर्षण बल। उसके बाद अगर बात करिएगा स्थैतिक बल में होता है। ठीक है, तो ये दोनों तो समझ गए, ये दोनों ब्लॉक पर ही है। अब आइए सर्पी बताता हूँ। सर्पी को स्लाइडिंग बोलते हैं, और लोटनी को हम लोग बोलते हैं रोलिंग। बात समझ में आ रहा है? इंग्लिश में भी जानते रहिए। अब देखिए, मान के चलिए ये ब्लॉक तो नहीं खींच पा रहे थे, लेकिन अगर मैं एक चीज़ आपको बोलूँ कि इस जगह पे नीचे डाल दीजिए सरफेस पर तेल, पानी से अच्छा तेल डाल दीजिए और इसको खींचिए। अब क्या हो जाएगा, जब आप इसको स्लाइड अब कर रहे हैं, अब ये छहलेगा, तो इसको बोलते हैं सर्पी हो गया, स्लाइडिंग। बात समझ में आया? तो इसमें एनर्जी कम गया। लेकिन और एक इजी कर सकते हैं इसको आप, पता है कैसे? आप बॉल बैरिंग लगा के, बॉल बैरिंग को लोटनिक बोलते हैं। जैसे आप देखते हो बड़ा सा सिलेंडर होता है 15 केजी का, एक छोटा बच्चा भी उसको घुरका देता है, घुरकाना समझ रहे हैं ना देसी भाषा में, तो वही होता है लोटनिक। अब मुझे लगता है अच्छे समझ में सब आ गया होगा। सीमांत सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें होता है, मतलब सबसे ज़्यादा घर्षण बल सीमांत का होता है, उससे कम स्थैतिक का होता है, उससे कम सर्पी का होता है, और सबसे कम घर्षण बल लोटनिक में लगता है। अब इसके द्वारा आप आंसर दे सकते हैं। इसमें बोला ही नहीं है कि बढ़ते गमे सजाइए या घटते गमे सजाइए। जो कंसेप्ट दे उस आधार पे आप बढ़ते या घटते गमे देख सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे कम लोटनिक में होता है, उसके बाद सर्पी में, उसके बाद ये, तो ये उल्टा पुल्टा है, तो इसको काट दीजिए। 1 नंबर पे लोटनी आता है एनर्जी के मामले में, मतलब सबसे कम घर्षण इसमें है, इससे ज़्यादा सर्पी में, स्थैतिक में इससे भी ज़्यादा है। तो ये बढ़ते गमे हुआ। मैं इसको कैसे दिखा दूँ, ऐसे दिखा देता हूँ। लीजिए, इससे समझिएगा बढ़ते गमे। ये तो बढ़ते गमे हो गया, ये देखिए ये घटते गमे होगा, उसी का उल्टा है ना, तो ये घटते गमे होगा, बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। ये भी उल्टा पुल्टा है, तो इसको हटा दीजिए। यानी कि बढ़ते गमे रहता तो भी जवाब दे देते, और घटते गमे रहता तो भी अब जवाब आप दे देते। सारी चीज़ समझ गए? याद कीजिए, फिर से एक बार बता दो। लोटनिक नाम से समझ लीजिए, लोटनिक का मतलब होता है रोलिंग। रोल सबसे आसान है, जो कि बॉल बैरिंग में होता है। उसके बाद सर्पी होता है, मतलब स्लाइडिंग, तेल लगा हुआ सरफेस पे किसी बोरा वगैरह को खींचना।
इसमें इससे ज़्यादा घर्षण होता है, इससे भी ज़्यादा घर्षण आपको लगने वाला है स्थैतिक घर्षण में, और सबसे ज़्यादा लगने वाला सीमांत में, जो कि यहाँ लिखा नहीं गया, जो मैंने बता दिया आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब करने का कोशिश करते हैं। हियर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किस एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श पर, संगमरमर के गीले फर्श पर आया कर है, फर्श पर बिछे समाचार पत्र के ऊपर उसका तौलिया के ऊपर चलाया जा रहा है, तो कार पर विभिन्न पृष्ठों पर लगने वाले घर्षण बल का बढ़ता क्रम क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा तो आपका हो जाएगा तौलिया के ऊपर, उससे कम सबसे ज़्यादा, ऐसे समझाता हूँ, सब बढ़ते का मैं पूछ रहा है ना, बढ़ते क्रम सबसे कम से शुरू करते हैं। तो हमको लगता है सबसे कम होगा तेल लगाओ गीला वाला पे, छलता पैर ज़्यादा है, 1 नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद सूखा पर कहेंगे 2 नंबर, 3 पे हो जाएगा समाचार पत्र, और 4 पे हो जाएगा तौलिया पे। इस तरीके का इसका होने वाला है। तो जहाँ पे होगा जिस ऑप्शन में, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला ही तो है संगमरमर। देखिए संगमरमर का गीला फर्श, सूखा फर्श, समाचार पत्र और तौलिया। समझ रहे हैं बातें? 3 नंबर का आ रहा है स्थैतिक घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण तो सर्पी घर्षण से अधिक, मतलब स्टैटिक ये फ्रिक्शन है, तो ये तो ज़्यादा होता है, सर्पी से अधिक तो होता ही है, क्योंकि सर्पी से कम सर्पी मतलब क्या हो गया, स्लाइडिंग, लोटनी का रोलिंग होता है, तो स्लाइडिंग वाला क्या है, इसमें कम होता है, इससे ज़्यादा होता है। 3 का क्या आंसर देंगे? ए नंबर। घर्षण बढ़ाने का उपाय है रुखरा करना, क्योंकि जब पॉलिश करिएगा तो और वो हो जाएगा, चिकना हो जाएगा ना। धारा रेखीय बनाने के लिए, जब धारा रेखीय क्या होता है, मछली का, मछली ऐसे रहता है ना, तो पानी को काटता है, तो इससे भी घर्षण कमता है। जहाज वगैरह का नोखी क्यों बनाया जाता है? पक्षी का आगे चोंच वगैरह निकल के नोखी बना रहता है, जिससे घर्षण कम लगे। आगे है स्नेहक का प्रयोग करके, मतलब गिरीस का, तो ये सबसे नहीं होगा आंसर। आंसर तो होगा रुखरा करके ना, घर्षण बढ़ा सकते हैं। आगे कहा जा रहा है आपको, घर्षण है शत्रु और मित्र दोनों है। जैसे हम कोई भी चीज़ होल्ड कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो जो टैब है मेरे हाथ में, ये टैब को मैं क्या कर रखा हूँ, नॉर्मली देखा जाए तो होल्ड कर रखा हूँ। कैसे होल्ड कर रखा हूँ? बिकॉज ऑफ सामने मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, तो ये टेबल पे लैपटॉप क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि लैपटॉप क्या कर रहा है, घर्षण के कारण है, वरना ये गिर जाएगा स्लाइड करके। समझ रहे हैं? और ये तो अच्छा ही हुआ ना। अब बुरा क्या है, चप्पल घिस जाता है, हम लोग का जूता घिस जाता है। बात समझ में आ रही है? ये सारी प्रॉब्लम भी है, दोनों चीज़ है। आगे है, यदि सभी पदार्थ केवल न्यूट्रॉन जैसे विद्युतीय उदासीन कणों से मिलकर बना होता है, तो घर्षण जैसा चीज़ ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, घर्षण का अस्तित्व नहीं रहेगा, डोरी से तनाव नहीं हो पाएगा, स्प्रिंग में किसी तरह का बल नहीं लग पाएगा। यानी क्या आंसर हो जाएगा? सभी कथन सही हो जाएगा, इसका डी आंसर देना सही रहेगा। ठीक है, घर्षण बल लगता है, घर्षण बल लगता है अपेक्षिक गति के हमेशा विपरीत लगता है। आप जैसे मान के चलिए ये ब्लॉक है, आप इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो घर्षण बल कहाँ लगता है? इसके विपरीत दिशा में लगता है। चरम घर्षण स्थिर घर्षण पर ध्यान दीजिएगा, चरम घर्षण और स्थिर घर्षण, तो एक चीज़ जान लीजिए यहाँ पे, माइंड में ये चीज़ रख लीजिए कि महत्तम मान है। चरम घर्षण स्थिर घर्षण पर महत्तम मान है। आपको बताया थे चरम घर्षण वही सीमांत का बात कर रहा है, ये जो स्थिर घर्षण है इसके अंदर, और चरम घर्षण ऐसा मान होता है जब ये मूव कर जाएगा, तो ये महत्तम मान होता है। स्थिर घर्षण पर क्या होता है? चरम घर्षण महत्तम मान होता है, सबसे हाई। यहाँ पे देखिए, एस फॉर स्टैटिक, के फॉर काइनेटिक। काइनेटिक को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, हम आपको बताए थे अभी काइनेटिक के बारे में, गतिज, यानी कि सर्पी और लोटनिक इसी में आ जाता है। सर समझे, सर्पी और लोटनिक यानी कि रोलिंग और स्लाइडिंग। तो स्टैटिक से ये ज़्यादा होता है, ये कम होता है। तो अब बड़ा चीज़ में छोटा चीज़ से भाग दीजिएगा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो मान 1 से ज़्यादा ही आएगा, तो 1 से अधिक आंसर होता है इसका। 9 का क्या आंसर होता है? 1 से अधिक। घर्षण गुणांक आपसे पूछ रहा है, तो बीमाहीन हो जाएगा। घर्षण गुणांक बीमाहीन क्यों होगा? अब यहाँ क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि घर्षण गुणांक होता ही क्या है। तो आप जानते हैं, एक चीज़ नहीं जानते तो जानिए, एफ बराबर होता है म्यू आर।
जैसे मान के चलिए कोई ब्लॉक है, नीचे लग रहा है mg, तो ऊपर इसको बैलेंस करने के लिए लग रहा है r। ठीक है, अब एक चीज़ है, F बराबर म्यू आर होता है। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो म्यू आर का मान होता है mg। आर का मान क्या होता है? mg, मतलब भार के बराबर ऊपर की तरफ लगता है एक बल, समझे? तो यहाँ से आप म्यू का मान निकाल सकते हैं। तो कहिएगा म्यू का मान हो जाएगा एफ बाई आर, आ जाएगा नहीं, आर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एफ के, तो एफ बाई आर हो गया। तो आप खुद से देख लीजिए, ये भी एक तरह का क्या है, बल है, और ये भी एक तरह का क्या है, नीचे क्या लिखिएगा, एफ बटा आर के जगह पर एम जी लिखिएगा, और ऊपर न्यूटन नीचे न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? एक बीमाहीन राशि हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि यदि घर्षण गुणांक म्यू हो, तो आगे कह रहा है इनक्लाइंड प्लेन आनत समतल पर रखी वस्तु नीचे की ओर तब सरकने लगती है जब आनत समतल के झुकाव के कोण निम्नलिखित से थोड़ा अधिक हो। तो ये आंसर हो जाएगा। एक चीज़ समझिए, सबसे पहले इसको जानने के लिए आपको आनत तल समझा देते हैं। ऐसे तिरछा लाइन को आनत तल बोलते हैं, इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये मूव कब कर जाएगा नीचे? यहाँ तो घर्षण बल लग रहा होगा, तो कोई तो एक पॉइंट होगा ना जहाँ के बाद ये मूव कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा एक चीज़, कि ये जो म्यू का मान होता है, म्यू बराबर होता है टेन थीटा। म्यू बराबर होता है टेन थीटा। थीटा निकालने के लिए कहाँ चला जाएगा? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? म्यू बाई टेन, और टेन को क्या कहिएगा? टेन इनवर्स लिखिएगा। टेन इनवर्स क्या हो जाएगा? म्यू। यही आंसर हो जाएगा आपका। टेन इनवर्स म्यू से थोड़ा सा अधिक होगा, और ये क्या करेगा? झुक जाएगा। और ये जो थीटा कहाँ से आया था? आनत तल होता है ना, यहाँ थीटा बनता है, तो म्यू बराबर क्या होता है? टेन थीटा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को खींचने के लिए 4 केजी वेट बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है वस्तु औसत क्या लिख दिया है, और सतह के बीच। अच्छा, वस्तु और सतह के बीच घर्षण गुणांक क्या होगा? तो घर्षण गुणांक निकालना है, तो हम अभी बताए थे m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर एफ बाई आर हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ तो एफ रहेगा, और इसको हम क्या नीचे लिख सकते हैं? एम जी लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? और फोर्स का हम जानते हैं, फोर्स को हम लिखते हैं एम ए, मास गुने एक्सेलरेशन, और नीचे भी हो जाएगा मास गुने जी, और एक्सेलरेशन और जी कट जाएगा। एक सेकंड रुक जाइएगा। मास तो ऊपर कितना हो जाएगा? 4, जो खींचने में बल लग रहा है, और द्रव्यमान कितना? 100, तो नीचे 100 आ जाएगा। जब इसको काटिएगा तो 0.004, सॉरी 0.4 हो जाएगा। सी नंबर। अब बीमा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऊपर भी न्यूटन होगा नीचे भी न्यूटन होगा, कट जाएगा। ध्यान रखिए, खींचने के लिए जो बल लगा रहे हैं, तो बल लगा रहे हैं तो ऊपर भी तो बल ही लग रहा है, खींचने वाला बल, और नीचे क्या आ रहा है? जो द्रव्यमान के हिसाब से बल लगता है वो, तो एम जी हो जाता है। बस, जी से जी कट जाएगा। अच्छा, ऊपर कहेंगे सर आपने क्यों लिख दिया ए? अरे भाई, एफ बराबर एम में होता है, लेकिन ग्रेविटेशन के तुल्य में एफ बराबर एम जी हो जाता है। यहाँ है, यदि अभिलंब बल दुगना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक, यदि अभिलंब बल दुगना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक कितना हो जाएगा बताइए? बल दुगना करे घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि एक चीज़ समझिए ज़रा, एफ बराबर म्यू आर हम जानते हैं, म्यू बराबर होता है एफ बटा आर। अभिलंब बल को दुगना करिएगा, अगर बल को दुगना करिएगा तो घर्षण गुणांक में कोई अंतर नहीं आने वाला है, ध्यान रखिएगा।
क्योंकि जैसे ही एक चीज़ आप दुगना करेंगे दूसरा खुद ब खुद दुगना हो जाएगा और कट जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सेम रहेगा। कुछ भी दुगना कीजिए तिगुना कीजिए, डजेंट मैटर। एक क्वेश्चन आगे है कि एक आनत तल का झुकाव कोण 30 डिग्री होने पर उस पर स्थित वस्तु ए नीचे की ओर ठीक फिसलने की स्थिति में होता है। ए के स्थान पर वस्तु बी रखने पर पाया जाता है कि तल का झुकाव कोण 40 डिग्री पर नीचे की ओर फिसलने के स्थिति में आ जाता है। दो कंडीशन दिया, एक बार 30 पर फिसलने की स्थिति में है और एक बार 40 पर फिसलने की स्थिति में है। बात समझ में आ रही है? तो पूछ रहा है, आगे और क्वेश्चन है, दिखाते हैं। देखिए, तो इससे आप यही पता कर सकते हैं कि ए तथा बी के लिए घर्षण गुणांक अलग अलग होगा। सिर्फ घर्षण गुणांक ही आप निकाल सकते हैं। वस्तु का मात्रा कैसे निकाल लीजिएगा? थीटा कोण दिया हुआ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये निकाल सकते हैं कि म्यू बराबर tan थीटा। तो यहाँ से ये बदल जाएगा ना दोनों के लिए, एक जगह 40 डिग्री डालिएगा, एक बार 30 डिग्री डालिएगा, तो म्यू का मान सिर्फ चेंज होगा, घर्षण गुणांक चेंज होगा, यानी यही आंसर हो जाएगा डी। और मात्रा उतरा तो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि तो मैजिशियन हो जाएगा ना, बिना कुछ बताए हुए निकाल लेंगे। तो यहाँ है, किसी रुद्ध क्षैतिज तल पर 10 kg द्रव्यमान का एक आयताकार ब्लॉक 15 न्यूटन के बल से क्षैतिज दिशा में खींचा जा रहा है। ये कोई ब्लॉक है, इसको आप इस तरफ में खींच रहे हैं 15 न्यूटन से। आगे कह रहा है खींचा जाता है, यदि संपर्क सतह के बीच घर्षण गुणांक म्यू का मान इतना दिया हुआ है और जी का मान इतना हो तो ब्लॉक, तो जितना न्यूटन से आप खींचिएगा ना, घर्षण उतना ही न्यूटन से पीछे की तरफ अनुभव करेगा वस्तु, उतना ही न्यूटन का घर्षण पीछे। और इसका अगर निकालना चाहिए तो निकालिएगा। बात समझ में आ रहा है? जब इसका निकालिएगा ना ये, तो आएगा ज़्यादा। बात समझ में आ रहा है? ये आएगा आपको 20 न्यूटन आएगा। कैसे, उसको मैं निकाल के दिखा देता हूँ। जितना आप खींचते उतना ही लगेगा पीछे की तरफ, आंसर तो सेम रहेगा, लेकिन इसको अगर सॉल्व करना पड़े आपको कि अधिक से अधिक कितना अनुभव किया जा सकता है, मतलब कितना बल लगा रहा है, तो हम जानते हैं एफ बराबर फार्मूला जानते हैं म्यू आर। अब इसमें हम जानते हैं म्यू और एम जी हो जाएगा आर के जगह पर। अब वैल्यू डाल दीजिए, तब म्यू का मान 0.2 दिया हुआ है, गुना 10 और गुना 10, यहाँ से कितना आ जाए 20 न्यूटन आ जाएगा। यानी कि ये जो मैं ब्लॉक बनाया था, ये जो ब्लॉक है, आप इधर 15 न्यूटन से खींच जरूर रहे हैं, लेकिन आप 20 न्यूटन तक खींचेंगे नहीं मूव करेगा। 20 से जैसे ही आगे बढ़ेगा तो खींचा जाएगा, क्योंकि मैंने इसका पूरा निकाल कर आपको बताया कि 20 न्यूटन का घर्षण बल यहाँ बैक की तरफ लग रहा है आपको। ये क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई चित्र के अनुसार 4 kg, 8 kg और 24 kg 3 ब्लॉक हल की डोरी से संबंध है तथा घर्षण रहित क्षैतिज तल पर बल F द्वारा खींचे जाते हैं। यदि निकाय का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो आरोपित बल F का मान क्या होगा? सबसे पहली बात है, घर्षण रहित हो गया तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं लगेगा, आप आगे की तरफ बल लगा रहे हैं। तो हम फार्मूला बेसिक सा जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, M में तो मास गुने एक्सलेशन, तो मास कितना हो जाएगा 24 और 4, 24 और 8 32 और 4 36, तो 36 हो जाएगा, और गुने एक्सलेशन कितना है 2 है, कितना होगा 36 दूनी 72 हो जाएगा, 72 न्यूटन। बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो फ्रिक्शन रहता तब तो फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन लगाते फार्मूला। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम होता है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, यही होगा आंसर। बर्फ में घर्षण कम होता है। बात समझ में आ रही है? रोरी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि उस पर बर्फ मुलायम और स्पंजी होता है, जबकि रोरी कठोर होता है। नहीं, बर्फ तथा पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोरी तथा पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। जी हाँ, यही होगा आंसर, यानी रोरी पर ज़्यादा घर्षण काम कर रहा होता है। आ रही ये बातें समझ में? लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र यानी बैरल को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। आसान है, लुटनी गति हो गया ना। जब उसे खींचा जाता है तो बहुत भार कार्यकारी होता है। लुढ़कना अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। तो यही आंसर देना रहेगा। लुढ़काते हैं जखनी रोलिंग में बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपका दोस्त कंप्लीट होता है फ्रिक्शन चैप्टर भी। आपको मैंने अभी पढ़ाया 2 चैप्टर, एक गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया और दूसरा मैंने फ्रिक्शन पढ़ाया। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराता हूँ।
आप खुद देख सकते हैं 59 क्वेश्चन उधर और 19 क्वेश्चन इधर मैंने कराया। 100 करीब क्वेश्चन खींच जाता है कम से कम समय में, ज़्यादा ज़्यादा। तो ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे लाने वाला हूँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आराम से। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, जल्दी इसको नहीं मिलता है क्वेश्चन कहीं देखने को। और उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर, ये दोनों चैप्टर। उसके बाद हो जाएगा सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। इन तीनों चैप्टर को एक साथ में खींचने का कोशिश करूँगा, क्योंकि ये तीनों बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।